Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we are going on lecture number 3, which is again from chapter number 1, and this is very important topic because we are going on the solution of linear equation through matrices. तो आज हम इस लेक्चर में लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए दो टेक्निक स्टडी करेंगे जो आज का लेक्चर इस सेंस में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आज हम फाइनली इस स्टेज पर आ गए हैं कि हमने इसके बैकग्राउंड में इतने भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट थे वो हम सब कर चुके हैं और आज फाइनली हम लीनियर इक्वेशंस को थ्रू टू टेक्निक्स सॉल्व करने जा रहे हैं, राइट। फर्स्ट वन इज गॉसियन एलिमिनेशन मेथड और इसको मैं एग्जांपल के थ्रू करूंगी। देन गॉस-जॉर्डन रिडक्शन मेथड और ये भी एक एग्जांपल उसके साथ हम डिटेल में इसको स्टडी करते हैं। First of all, let's define the procedure of Gaussian elimination procedure. This procedure for solving linear system AX is equal to B is as follows. Step 1 is to form the augmented matrix. Step 2 is to transform AB to row echelon form CD by using elementary row operations. And step 3 is solving the corresponding equation CD by using substitution. तो ये ऑलरेडी हमें augmented matrix पे हमने डिस्कस कर लिया. We know what is augmented matrix and also we have written some row echelon form of a matrix. ये भी हमने इसको ऑलरेडी पिछले लेक्चर में स्टडी कर लिया था. Today we are going to apply all these टॉपिक्स जो कि इसके बैकग्राउंड में हमें रिक्वायर्ड थे. तो आज हम ये टेक्निक लगाते हैं. लेट्स सॉल्व सम प्रॉब्लम. हियर इज एन एग्जांपल which is to solve the following system of linear equations using the method of Gaussian elimination. So we have three equations and there are four unknowns: x1, x2, x3 and x4. So we are going to start with augmented matrix. We have written this is the augmented matrix, जिसमें कि आपको पता है कि augmented matrix में जो इक्वेशन की राइट साइड है वो भी यहाँ डॉटेड लाइन के साथ लिख दी जाती है. So here we have the augmented matrix having 3 rows and 5 columns. Now जिस तरह बच्चों हमने एक मैट्रिक्स लिया था और फिर उसके ऊपर हमने कुछ एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस किए थे ताकि वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए और वो स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर रो एचलन फॉर्म है. तो रो एचलन फॉर्म में इसको लेके जाने के लिए इफ यू रिमेम्बर कि हमने पहले कॉलम को सामने रखते हुए हमने उसके अंदर चेंजेस की थी ताकि पहला कॉलम इस फॉर्म में आ जाए कि वो फर्दर हमें रो एचलन फॉर्म में ले जाने में ये मैट्रिक्स आसानी हो. तो पहले सबसे जो एंट्री हमें रिक्वायर्ड है वो ये पहली एंट्री है जो कि हम क्या करते थे कि लेफ्ट से राइट की तरफ पहला नॉन जीरो कॉलम ले लेते हैं. तो ये पहला हमारा नॉन जीरो कॉलम है और इसमें टॉप से बॉटम की तरफ हमने पहली नॉन जीरो एंट्री देखनी होती है. तो ये 1 ऑलरेडी ये नॉन जीरो एंट्री पहली पोजीशन पर मौजूद है 1 पे जहां पहली रो है पहला कॉलम है. तो ये इस पोजीशन पर है तो हम इसी को सेलेक्ट करेंगे और ये हमारा पिवट है. पिवट को अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर आपको याद हो कि अगर पिवट नीचे होता और इसके ऊपर जीरोस होते तो हम इसको ऊपर पहली रो में ले जाते थे, लेकिन यहाँ पे इसको कुछ जरूरत नहीं है, ये अपनी जगह पर मौजूद है. फिर हम इस पिवट एंट्री को यूज करके इसके नीचे वाली जितनी भी रोज हैं उनको जीरो बना देते हैं. तो ये दोनों एंट्रीज बेसिकली हमें जीरो चाहिए होती हैं. बाकी एंट्रीज जो हैं वो जरूरी नहीं है कि वो जीरो हों, लेकिन ये दो एंट्रीज जीरो होनी जरूरी है. तो हम पिवट एंट्री को यूज करके इसको कैसे जीरो कर सकते हैं कि हम जस्ट पहली रो को दूसरी रो में ऐड कर लें. तो
जब पहली रो को दूसरी रो में ऐड करेंगे तो -1 + 1 यहाँ पर 0 हो जाएगा, और +2 -2 ये भी दूसरी रो में जब ऐड होंगे तो 0 आ जाएगा। इसी तरह -2 + 3 is +1, so this entry will become 1. Similarly 2 + 1 is 3 and -1 + 2 is +1. So this second row will be converted, और इस जो ऑपरेशन हमने किया है, हमने क्या किया है कि सेकेंड रो में फर्स्ट रो को ऐड किया है। सो सेकेंड रो विल चेंज एंड वी विल राइट दिस एज R2 + R1. दिस एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कि हमने दूसरी रो में पहली रो को प्लस कर दिया। Now again we are going to use this pivot entry to make this 2 as 0. तो इस 2 को हम कैसे 0 कर सकते हैं कि अगर हम पहली रो जिसके के अंदर पिवट मौजूद है, पहली रो को -2 से मल्टीप्लाई कर दें और थर्ड रो में ऐड कर दें, तो इसको लिखेंगे ऐसे R3 + -2 R1. सो पहली रो को मैंने जब -2 से मल्टीप्लाई किया, सो दिस ऑन दिस प्लेस वी आर हैविंग -2 और -2 को ऐड किया जाके थर्ड रो में, तो ये +2 के साथ हो गया 0। लेकिन -2 मैंने अपने जहन में लिखा है, या यहाँ पर आप इसके ऊपर छोटा सा पेंसिल से लिख लें -2, क्योंकि फर्स्ट रो नहीं चेंज हो रही, चेंज थर्ड रो हो रही है। तो अगर फर्स्ट रो को -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये -2 यहाँ इस एंट्री की -2 आ गया। सेकेंड एंट्री को -2 से मल्टीप्लाई किया, दिस विल बी -4 एंड दिस विल बी -6, दिस विल बी -4 एंड दिस विल बी -2 से मल्टीप्लाई करके +2 आ जाएगा। तो +2 को जब यहाँ 4 में ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। इसी तरह से ये बाकी एंट्रीज भी चेंज हो जाएंगी। तो हमारे पास थर्ड रो होगी 0 0 2 8 6, राइट। अब हमने जो हमारी फर्स्ट कॉलम है दैट इज कंप्लीट, कि इसके पहली एंट्री 1 है और इसके नीचे दोनों 0 हैं। तो ये पहली रो का काम हमने कर लिया। दूसरी रो पे आते हैं, तो दूसरी रो में लेफ्ट से राइट की तरफ पहली नॉन जीरो एंट्री 1 है, ऑलरेडी जो है वो हमें उसको 1 बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो ऑलरेडी 1 है। तो दिस विल बी पिवट फॉर सेकेंड रो, पिवट एंट्री, और इसको यूज करके अब हम इसके ऊपर और इसके नीचे 0 बनाएंगे। तो अगर तो हमें रो एचडन फॉर्म चाहिए तो हम इसके ऊपर की जरूरत नहीं है, रो एचडन फॉर्म में इसके नीचे 0 होना जरूरी है। यानी अब हम क्या करेंगे, इस पिवट एंट्री को यूज करके ये 2 को 0 करेंगे। वो कैसे हो सकता है कि हमने -2 को मल्टीप्लाई किया सेकेंड रो के साथ और R3 में ऐड कर दिया, तो ये रो ऑपरेशन है R3 + -2 R2. So if we are going to multiply second row by -2, तो ये वाली पोजीशन जो है यहाँ से हमें नंबर -2 मिलेगा। -2 will be added in third row here, so it will be -2 + 2 is 0. So this entry will become 0, this one. On second position, this is 3 को multiply किया -2 से -6 + 8, तो ये हमारा 2 आ जाएगा। This entry will be multiplied with -2 + 6 is +4, so last one will be 4. Now अब थर्ड रो में देखते हैं कि थर्ड रो में लेफ्ट से राइट पर पहली नॉन जीरो एंट्री दैट इज 2, ये पिवट एंट्री है थर्ड रो की। अब ये 1 नहीं है, पहले तो इसको 1 बनाना पड़ेगा, सो वी आर गोइंग टू डिवाइड थर्ड रो बाय 2 and this will become 1 and 2. Now we have reached with this echelon form. तो इस echelon form में आप देख सकते हैं कि ये जो पहली रो का लीडिंग 1 है और दूसरी रो का लीडिंग 1
ये है और तीसरी रो का लीडिंग वन ये है. सो एवरी लीडिंग वन ऑफ नेक्स्ट रो इज ऑन द राइट एंड बिलो ऑफ इट्स प्रीसीडिंग लीडिंग वन. और इसके अलावा हमारे और जो भी एचएन फॉर्म की जो भी कंडीशंस हैं ये सेटिस्फाई कर रहा है, रो एचएन फॉर्म में है. सो वी हैव गॉट विद दिस रिजल्ट. तो अब हम यहाँ से जिस तरह हमने गिवन सिस्टम को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिखा था, इसको भी अगेन हम सिस्टम में लेके जाएंगे. यानी फर्स्ट रो विल गिव अस x1 plus 2x2 plus 3x3 plus 2x4 is equal to -1. Second row will give x1 का कोएफिशिएंट 0 है, x2 का कोएफिशिएंट 0 है और x3 का कोएफिशिएंट 1 है. So we are going to start with x3 plus 3x4 is equal to 1. And third row is this is the coefficient of x4, so x4 is equal to 2. So we have got with 3 equations, जिसमें कि लास्ट वाली इक्वेशन है उसमें x4 explicitly फाइंड किया हुआ है, x4 is equal to 2. तो x4 की वैल्यू अगर 2 है तो हम ये अपर इक्वेशन के अंदर देंगे. So we have this कि ये हमने लिखा सिस्टम जो रिजल्ट में आया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म में, और वहां से हमें x4 की वैल्यू 2 मिली हुई है. तो x4 की जगह पर अगर हम 2 रखते तो ये x3 की वैल्यू हम यहां से फाइंड कर सकते हैं. x3 की वैल्यू भी यहां से जनरेट हो जाएगी. तो x3 और x4 अगर नोन है तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर यूज करें. सो वी आर गोइंग टू यूज सब्स्टिट्यूशन हियर. तो x3 एंड x4 विल बी सब्स्टिट्यूटेड टू गेट द इक्वेशन इन x1 एंड x2. अब x1 और x2 दो वेरिएबल्स हैं जो कि एक इक्वेशन के अंदर मौजूद हैं, लेकिन इस तरह की और कोई इक्वेशन नहीं है जिसमें x1 और x2 हो. तो इसलिए जब हम यहाँ से सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो x1 will be in the form of x2, or we can say x2 is in the form of x1. तो x1 और x2 these two are dependent on each other, जिसकी वजह से हम x1 की अगर कोई भी पर्टिकुलर रियल नंबर वैल्यू देते हैं तो x2 भी उसकी वजह से चेंज हो जाएगा, उसकी वैल्यू लेगा. तो इस तरह x1 को अगर हम कोई भी रियल नंबर चेंज करते जाएं, 2 दे दें, तो x2 की भी कुछ डिफरेंट वैल्यू आ जाएगी. अगर x1 की वैल्यू 0 रख दें तो उसकी वजह से भी x2 की कोई और वैल्यू आ जाएगी. तो इस तरह से हमें x1 की इनफाइनाइट वैल्यूज देने से x2 की इनफाइनाइट वैल्यूज जनरेट हो जाएंगी, लेकिन x3 और x4 जो है ये फिक्स्ड है. So we have infinite number of solutions. ऐसे solutions हैं जिसमें x3 और x4 fixed रहेगा, लेकिन x1 और x2 वेरी करेगा, right? So this type of solution is the solution that we call as infinite number of solutions, right? Now let's come on Gauss-Jordan reduction procedure. This is some other procedure to find the solution of linear system of equation. In this procedure we form, first step is to form the augmented matrix. वही हमारा लीनियर सिस्टम है, उसी तरह का उसी तरह से हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है. स्टेप 2 इज टू ट्रांसफॉर्म AB टू रिड्यूस्ड रो एचलन फॉर्म CD by using elementary row operations. So here we have not row echelon form but reduced row echelon form. And then step 3 is to solve the corresponding equation CD. और फाइनली फिर हम CD जो हमारा रिड्यूस्ड रो एचलन फॉर्म में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आता है, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. हियर इज द एग्जांपल ऑफ Gauss-Jordan reduction or elimination to solve the given system. Now you can see here कि 3 इक्वेशंस हैं
जिसमें w, x, y, z 4 वेरिएबल्स हैं. So we have 3 equations and 4 variables. Now we are going to reduce this system in reduced row echelon form. So हम क्या करेंगे, पहले तो हमने ये सिस्टम लिख दिया. And this system is by making पहली इक्वेशन को यूज किया तो 1 2 3 1 4. सेकेंड रो इज 0, w का कोएफिशिएंट 0 है, देन x का 1 है और y का 4 है और z का -1 है एंड राइट साइड इज 0. सिमिलरली लास्ट रो इज w का कोएफिशिएंट 1 -1 -1 2 and 2. दिस इज द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ द गिवन सिस्टम. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि ये पहला पिवट हम पहली रो का देख रहे हैं, ये लीडिंग 1 ही है, इसको अपनी पोजीशन पर रहने दें, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है. सेकेंड रो में भी ऑलरेडी 0 मौजूद है. थर्ड रो के ये जो 1 है इसको हमें 0 करना है. ये 0 करने के लिए वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट R1 फ्रॉम R3 माइनस R1 करेंगे. सो दिस थर्ड रो विल बिकम 1 -1 0 -3 -4 1 and -2. So we have got the matrix in which third row is changed. Now you can see कि in the second row we have leading 1. ये जो pivot entry है ये already मौजूद है लेफ्ट से राइट पे पहली नॉन जीरो एंट्री 1 जो कि पहले लीडिंग 1 के राइट पर भी है और बिलो भी है. तो ये भी अपनी पोजीशन पर ठीक पड़ा हुआ है. अब हम क्या करेंगे, इस 1 को यूज करके या इस रो को यूज करके इसके नीचे 0 करेंगे -3 और इसके नीचे 0 करने के लिए हमें इस रो को 3 से मल्टीप्लाई करना है. तो जब इस रो को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रो नहीं चेंज होगी. हम अपने जहन में रखते हैं कि जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा, रो हमारी थर्ड चेंज होगी क्योंकि हम R3 में ऐड करें. R3 प्लस 3R2. So this one R3 प्लस 3R2. इससे इस एंट्री की जगह पर 0 होगा. तो क्योंकि हम यहाँ पर रिड्यूस्ड रो एचलन फॉर्म में जा रहे हैं तो हमें पता है कि ये अगर लीडिंग 1 ये वाली एंट्री है तो इसके नीचे अगर 0 होता है तो इसके ऊपर भी 0 होना जरूरी है. तो इसके ऊपर 0 करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसी लीडिंग 1 एंट्री को -2 से मल्टीप्लाई करना होगा इस पूरी रो को, ताकि ये ऊपर यहाँ पर इस एंट्री की जगह पर 0 हो जाए. सो -2 R2 किया और R1 में ऐड कर दिया. सो R1 विल बी चेंज्ड, राइट. ओके, अब हम आते हैं, हमारे पास ये मैट्रिक्स की फॉर्म आ गई है. इसमें इस 1 के नीचे 0 है. अब जो लीडिंग 1 आएगा, या ये कहें कि अगली रो का जो लीडिंग 1 है वो इस पोजीशन पर हो सकता है. यहाँ पर 8 है तो अगर हम इसको थर्ड रो को 8 से डिवाइड कर दें तो हमें यहाँ पर 1 मिल जाएगा. सो दिस रो विल हैव लीडिंग 1 ऑन दिस पोजीशन और वी विल हैव दिस last row as 0 0 1 -1/4 and -1/4. इसके बाद हम आते हैं कि अब लास्ट स्टेप है जिसमें कि ये 1 आ गया है, 1 ये थर्ड रो का लीडिंग 1 आ गया. अब इसके ऊपर वाली दोनों एंट्रीज को 0 करना जरूरी है. तो ये 4 वाली एंट्री 0 कैसे हो सकती है कि अगर हम ये जिस रो के अंदर लीडिंग 1 मौजूद है इस रो को हम -4 से मल्टीप्लाई कर दें. तो -4 जब यहाँ सेकेंड रो में ऐड होगा तो +4 करके 0 हो जाएगा. और ये एंट्री -5 है, इसको 0 कैसे किया जा सकता है कि अगर थर्ड रो को 5 से मल्टीप्लाई करके पहली रो में ऐड कर लें. तो 5 को मल्टीप्लाई करके R3 किया और प्लस कर दिया इसको R1 में, और R2 में प्लस किया R3 को -4 से मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड कर दिया. तो R1 भी चेंज हो गई और R2 भी चेंज हो गई. सो दिस इज द लास्ट स्टेप. यू कैन सी
right? Now this matrix is in reduced row echelon form. के रो एचलन फॉर्म से जो नेक्स्ट स्टेप है, एक और कंडीशन थी, अगर आपको याद हो कि लास्ट जो हमारी कंडीशन थी रो एचलन फॉर्म से रिड्यूस्ड रो एचलन फॉर्म में जाने के लिए, वो यही थी कि हर कॉलम के अंदर जहां पर के लीडिंग वन मौजूद है उस कॉलम में बाकी सारी एंट्रीज जीरो हों। यानी पहली रो में हमने देख ली, पहले कॉलम में हमने देख लिया वन के नीचे दोनों जीरो है, सेकंड कॉलम में वन के ऊपर भी जीरो है, नीचे भी जीरो है। इस कॉलम में लीडिंग वन के अलावा बाकी सारी एंट्रीज जीरो होनी चाहिए। थर्ड कॉलम पे आए तो थर्ड कॉलम में हमारी ये जो लीडिंग वन एंट्री है इसके ऊपर दोनों वैल्यूज जीरो हैं। नाउ सी दिस कि अब हम वापस जाते हैं अपने सिस्टम में। दिस फर्स्ट रो विल गिव अस w प्लस 0x प्लस 0y प्लस 7/4z इज इक्वल टू 11/4. Second row will give us x is equal to 1 and third row will give us y minus 1/4z is equal to minus 1/4. तो ये हमने एक लिख लिया है सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब इसमें हम देख सकते हैं कि एक इक्वेशन w और z में है और एक y और z में है। इट मीन्स कि w और y दोनों को इन टर्म्स ऑफ z लिखा जा सकता है। सो इन दिस वी हैव w इज इक्वल टू 11/4 माइनस 7/4z and x is equal to 1 and y is equal to minus 1/4 plus 1/4z. So here you can see कि x की एक specific value है लेकिन w और y दोनों z पर dependent है। So there is no restriction on z. Z we can take as any real number. तो कोई भी नंबर रियल नंबर लेने से w will vary and y will vary, तो z के वेरी करने से w और y दोनों वेरी करेंगे। So there will be infinite values of z, similarly infinite values of w and y, but x will be some particular. So in this case we can say there are infinite solutions of the given system, right? आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम लीनियर इक्वेशंस की क्लासिफिकेशन करेंगे और फिर उसके सोल्यूशन पर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज।